उमर अब्दुल्ला हूँ, ओवैसी हूँ, ये अराजकता फैलाने की ही राजनीति करते हैं हमारे देश के अंदर कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है अपने नाम करी या अपने रिश्तेदारों के नाम करी या अपने दोस्तों के नाम करी और उन प्रॉपर्टियों को आज तक वो बेनिफिट उठा रहे हैं। 1 रुपए की लीज पर वो लोग उस प्रॉपर्टी को दे देते हैं। मौलाना अरशद मदनी जो खिलाफत कर रहे हैं, अगर उनका हेडक्वार्टर आप देखें तो आईटीओ का जो चौक है वहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है, उस पर जितनी दुकानें बनी हुई हैं उन सब का किराया वो लेते हैं। आप आरटीआई लगाएं और ये पता करें कि मदनी साहब का जो हेडक्वार्टर है उसमें कितनी ज़मीन आई हुई है और उसका जो अब मिल्कियत है उसकी वैल्यू कितनी है। वहाँ पर एक मिनट वहाँ पर जो दुकानें हैं उनका रेंट कितना आ रहा है उनके पास और वो रेंट कितना जमा होता है वक्फ बोर्ड के ऑफिस में। इन सब की आप जानकारी पता लगाएं तो इस वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए ये लोग बिलबिला रहे हैं। तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इमरान मसूद, ये लोग मुसलमानों को बहकाकर उनके जज्बात को भड़काकर ही आज तक राजनीति करते आए हैं। वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका काम ये है कि सरकार के खिलाफ बोलें और हमेशा अराजकता फैलाएं यहाँ पर देश में और मुसलमानों के जज्बात को भड़काएं। दहशतगर्द जो लोग हैं उनकी वो लोग वकालत करते हैं, उन लोगों के केस लड़ते हैं वो लोग। तो ऐसी संस्थाओं पर जैसे सिमी पर बैन लगा और पीएफआई पर बैन लगा, इसी तरीके से एआईएमपीएल जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके मैं तो नाम को ही गलत मानता हूँ, असंवैधानिक मानता हूँ। इसके नाम पर तुरंत बैन लगना चाहिए और इसके जो लोग इसको चलाते हैं उनको तुरंत जेलों में डालना चाहिए। तब जाके ऐसे लोग जो अराजकता फैलाते हैं, मुसलमानों को भ्रमित करते हैं, उन लोगों को सबक मिलेगा। हज कमेटी के अंदर भी नॉन मुस्लिम मेंबर होते हैं। अगर आप देखें संजय सिंह उसमें मेंबर रहे, गौतम गंभीर दिल्ली की हज कमेटी में मेंबर रहे और आज भी परवीन खंडेलवाल जो चांदनी चौक से सांसद हैं वो उसके मेंबर हैं। तो वो किसने कानून बनाया था? वो कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया था कि हज कमेटी में जो एमपी है, अगर वो उस एरिया का मुस्लिम नहीं है कोई एमपी उस राज्य में, तो वहाँ पर हिंदू एमपी उसमें आ सकता है। अगर कोई बड़ा अधिकारी इस लेवल का नहीं है कि मुस्लिम उसमें आए तो वो हिंदू उसमें आ सकता है। तो जब हज जो प्योर रिलीजियस मामला है उसमें तो हिंदू कांग्रेस गवर्नमेंट ला सकती है, मगर वक्फ जो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर हिंदू आ जाए तो ये लोग देश के लोगों को भड़का रहे हैं। तो जनता को इनसे पूछना चाहिए कि साहब जब आप हज में जो प्योर रिलीजियस मामला है उसमें हिंदू ला सकते हैं, उसमें हिंदू मेंबर हो सकता है, तो वक्फ बोर्ड में अगर मेंबर होगा तो उसमें आपको क्या परेशानी हो। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष वाले देश में एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला जो कि एक चीफ मिनिस्टर हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका ये बयान है। उनकी राजनीति ही ऐसे बयान देकर चलती है। उमर अब्दुल्ला हूँ, ओवैसी हूँ, अगर ये इस तरीके की बातें नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति बंद हो जाएगी ना। ये अराजकता फैलाने की ही राजनीति करते हैं हमारे देश के अंदर और ये वो लोग हैं। उमर अब्दुल्ला का परिवार आप क्या देख रहे हैं? जब तक देश में धारा 370 लागू था जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 परिवार थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती का परिवार हो, चाहे उमर अब्दुल्ला का परिवार हो, चाहे वो आज़ाद परिवार हो। यही लोग सारी योजनाओं का बेनिफिट उठा रहे थे। यही लोग जो पैसा यहाँ से जाता था वहाँ पर बेनिफिट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसका बेनिफिट उठाते थे। आज जब धारा 370 ख़त्म हुई है तब कश्मीर के लोगों को ये पता लगा है कि इतनी योजनाएं थी जिनका बेनिफिट हमें मिल सकता था, जिनका इन लोगों ने हमें बेनिफिट उठाने नहीं दिया। तो उमर अब्दुल्ला का परिवार हो, वो भी आज से पहले से राजाई परिवार हैं। वो आप ये कहें कि वो चुन के आते हैं, चुन के नहीं, वो तो राजाई परिवार हैं। चाहे उनके वालिद साहब को देख लें, चाहे उनके दादा साहब को देख लें, वो पूरी एक पीढ़ियों से आ रहे हैं। तो उन सब लोगों ने भी यही काम करा है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं अपने नाम करी या अपने रिश्तेदारों के नाम करी या अपने दोस्तों के नाम करी और उन प्रॉपर्टियों को आज तक वो बेनिफिट उठा रहे हैं। 1 रुपए की लीज पर वो लोग उस प्रॉपर्टी को दे देते हैं। आप अगर दिल्ली में देखें तो ओबराय होटल है, वो भी 1 रुपए की लीज पर चल रहा है। आप आरटीआई लगाएं और देखें कि जो ओबराय होटल है उसका कितना रेंट वक्फ को जाता है। अब ऐसे ऐसे लोग जो कई हजार करोड़ रुपए उस ज़मीन से बेनिफिट उठा रहे हैं, तो जिन लोगों ने उनको ये ज़मीनें दी हैं क्या उनकी जेबें गर्म नहीं होती हैं?
क्या कई सौ करोड़ रुपए उनकी जेब में नहीं जाते हैं? मौलाना अरशद मदनी जो खिलाफत कर रहे हैं, अगर उनका हेडक्वार्टर आप देखें तो आईटीओ का जो चौक है वहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है। उस पर जितनी दुकानें बनी हुई हैं उन सब का किराया वो लेते हैं। आप आरटीआई लगाएं और ये पता करें कि मदनी साहब का जो हेडक्वार्टर है उसमें कितनी ज़मीन आई हुई है और उसका जो अब मिल्कियत है उसकी वैल्यू कितनी है। वहाँ पर एक मिनट वहाँ पर जो दुकानें हैं उनका रेंट कितना आ रहा है उनके पास और वो रेंट कितना जमा होता है वक्फ बोर्ड के ऑफिस में। इन सब की आप जानकारी पता लगाएं तो इस वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए ये लोग बिल बिला रहे हैं। ठीक है, गृह मंत्री जी ने भी सदन में बोला कि जो वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है ये मुसलमानों के हित में है। लेकिन कौन लोग हैं सर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आखिर आप लोग की चूक कहाँ रह गई? आप लोग समझाने में कहाँ चूक रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वक्फ में संशोधन असंवैधानिक है, वक्फ बिल को वापस लो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि प्रोटेस्ट करेंगे, लगातार प्रोटेस्ट हो रही है। इमरान मसूद कह रहे कि अगर मेरी सरकार आएगी तो 1 घंटे में इसको खत्म कर देंगे। तेजस्वी बोलते हैं कचरे में डाल देंगे। ममता बोलती है कि कभी लागू नहीं होने देंगे बंगाल में। तो चूक कहाँ रह गई? अगर इतना ही मुसलमानों के हित में ये कानून है तो आप लोग समझाने में क्यों पीछे हो गए? सरकार पारदर्शिता लाने में क्यों पीछे रह गई? कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फिर कोई पारदर्शिता समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई वक्फ बिल के समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जैसे आप कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इमरान मसूद तो आप जानते हैं किस तरह से अराजकता फैलाने वाले हैं। 2014 में इनके क्या बयान थे वो सब जानते हैं। दोबारा उस बयान को मैं तो अपने मुंह से लेते हुए भी मुझे शर्म आती है। ऐसे व्यक्ति को संसद बनाया, चलो वो जनता ने संसद बनाया, वो वहाँ की जनता जाने, वो जाने, मगर इनका काम ही अराजकता फैलाना है। इनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी सारे अराजकता वाले होते हैं और ये लोग मुसलमानों को बहकाकर, उनके जज्बात को भड़काकर ही आज तक राजनीति करते आए हैं। अगर ये लोग मुसलमान के हकूक़ दिलवाने वाले होते तो आज इनकी जो औकात हुई है वो उनकी औकात उनकी पार्टियों की ना होती। आप ममता बनर्जी को देख रहे हैं, ममता बनर्जी का तो काम ये है कि जो भी मोदी सरकार जिस बिल को पास करती है, जो कानून पास करती है, वो उसका विरोध ही करती है। उसका काम ही हमेशा विरोध करना है। मैं तो ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ममता जैसी सरकार को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और उसकी सरकार को तुरंत बर्खास्त करें, ताकि ये जो बाकी लोग हैं उनको भी एक सबक मिले कि अगर अराजकता फैलाओगे देश में तो अराजकता के लिए कोई हमारे पास जगह नहीं है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। इनको इनकी औकात बता देनी चाहिए। बाकी मुर्शिदाबाद में हालात सर काफ़ी ख़राब हैं। लोग बोल रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद से स्थिति वहाँ पर उथल पुथल हो गई। कई लोग मारे भी गए हैं, उसमें हिंदू का भी नुकसान है, मुस्लिमों का भी नुकसान है। मुर्शिदाबाद की घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दंगा जहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का या किसी एक मज़हब का नुकसान होता है। हिंदू का भी नुकसान होता है, मुसलमान का भी नुकसान होता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरीके की सरकारें चला रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? ये जो दंगे हैं ये स्पॉन्सर होते हैं। ऐसा नहीं है कि दंगा भीड़ निकली और अपने आप दंगा हो गया। इसके पीछे लोग लगे होते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, तब जाके ये दंगा होते हैं। आपने देखा जब सीए का कानून पारित हुआ था तो शाहीन बाग में कितने दिन प्रोटेस्ट चला था। आप क्या सोच रहे हैं? आपको बाद में पता लगा होगा कि वो प्रोटेस्ट जो था उसके पीछे कितनी फंडिंग थी और कितने लोग उसके पीछे लगे हुए थे जो वो प्रोटेस्ट चला। तो कोई भी प्रोटेस्ट होता है बिना पैसे के वो प्रोटेस्ट नहीं चलता है, क्योंकि जो लोग वहाँ लाए जाते हैं वो भी सारे बिके हुए होते हैं। फिर उनका खाना दाना, उनका खर्चा, वो सब जो होता है वो सब पैसे से होता है। तो ये सब स्पॉन्सर दंगे जो मुर्शिदाबाद में आप बता रहे हैं बंगाल में हो रहे हैं, वो सब दंगे तब ख़त्म हो जाएंगे जब वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। रही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो मैं आपको बताऊं ये कोई बोर्ड नहीं है। मैं भी अब से कुछ महीने पहले तक ये समझता था कि ये गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, बट बाद में मुझे भी पता लगा कि नहीं, ये एक एनजीओ है, एक प्राइवेट एनजीओ है। उन्होंने अपने नाम के आगे बोर्ड लगा लिया तो लोग ये समझते हैं कि ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है कोई संवैधानिक संस्था है, ना ही वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका काम ये है कि सरकार के खिलाफ बोलें और हमेशा अराजकता फैलाएं यहाँ पर देश में और मुसलमानों के जज्बात को भड़काएं। दहशतगर्द जो लोग हैं उनकी वो लोग वकालत करते हैं, उन लोगों के केस लड़ते हैं वो लोग। तो ऐसी संस्थाओं पर जैसे सिमी पर बैन लगा और
पीएफआई पर बैन लगा, इसी तरीके से एआईएमपीएल जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके मैं तो नाम को ही गलत मानता हूं, असंवैधानिक मानता हूं। इसके नाम पर तुरंत बैन लगना चाहिए और इसके जो लोग इसको चलाते हैं उनको तुरंत जेलों में डालना चाहिए। तब जाके ऐसे लोग जो अराजकता फैलाते हैं, मुसलमानों को भ्रमित करते हैं, उन लोगों को सबक मिलेगा। सर, लगातार आप देख रहे होंगे कि जब से वक्फ बिल लागू हुआ, वक्फ कानून बना, उसके बाद से विपक्ष के सारे दल, आप आरजेडी की बात कर ले, टीएमसी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, पीडीपी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो सारे लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ, जो वक्फ बिल आया, जो वक्फ कानून बना, ये असंवैधानिक है और मुसलमानों के धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दिया जा रहा है। आप एक खुद मुस्लिम है, आप बताइए। भाई, ये लोग अगर सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ये विपक्ष है ना, इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि जो सरकार बिल लाए उसका विरोध करो। मगर अब मुसलमान जाग गया है। आप देखें, जहां शाहीन बाग में सीए का इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, आज शाहीन बाग के लोगों ने ही इस बिल का स्वागत करा है। आपने देखा होगा मीडिया में बहुत सारे वहां पर लोगों ने स्वागत करा, वहां पर लोगों के बयान आए, वहां पर जो लोग पहले वहां पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, आज वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल जो है हमारे माफिक है। तो इस तरीके से मुसलमान धीरे धीरे जागना शुरू हो गया है और जैसे जैसे मुसलमान जागेगा वो ये समझ जाएगा कि इन सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो आम आदमी की दिल्ली में सरकार रही हो, चाहे वो आरजेडी की सरकार बिहार में रही हो और चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में हो, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को यूज करा है। यूज एंड थ्रो की राजनीति ये लोग करते हैं और मुसलमानों को बहकाते हैं। इसके अलावा इन्होंने मुसलमान का कोई बेनिफिट नहीं करा है। तो इस वजह से मुसलमान धीरे धीरे इन सरकारों को समझ रहा है और इन सरकारों की औकात धीरे धीरे आने वाले चुनाव में मुसलमान बता देगा। जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि कुछ एक स्पॉन्सर्ड जो धरने हैं, प्रदर्शन है, वो ज़रूर हो रहे हैं, बट एक आम मुसलमान के पास अगर आप जाएं, आप गलियों में जाएं, मोहल्लों में जाएं, तो वो मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ स्पॉन्सर्ड हैं जिनकी जेबें गर्म करी गई हैं कि सरकार के खिलाफ आप लेके जाएं, बल्कि आम मुसलमान आप कहीं पर भी चले जाएं, आप शाहीन बाग जाएं, मेरे कहने से आज जाएं अभी आप शाहीन बाग, और वहाँ जाके आम पब्लिक से पता करें, वो लोग ये कहेंगे नहीं साहब, हम इस बिल के समर्थन में हैं, क्योंकि आज तक जो जायदादें इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के उनको यूज कर रहे थे, और वक्फ बोर्ड, अब आप देखें दिल्ली में एक विधायक थे अमानतुल्लाह, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है भी अभी विधायक हैं, जरूर हैं, मगर अब तो उनकी जो पंजे थे उनको कुतर दिया गया है, हटा दिया गया है उनके पंजों का, अब उनके बस का कुछ नहीं रहा है। अब ओखला की जो आवाम है वही उनके कहने में नहीं है, वो तो सिर्फ कुछ एक राजनीतिक समीकरण इस तरीके से बने जो वो विधायक बन गए हैं। उन्होंने क्या करा? जेल में रहे वो, सिर्फ किस चक्कर में रहे? वक्फ बोर्ड के सिलसिले में रहे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का जितना जो किराया था, जो उनका पैसा था, जितना वक्फ बोर्ड में जाना चाहिए था, वो उन्होंने वक्फ बोर्ड में जमा नहीं करा, बल्कि इनडायरेक्ट तौर से अपनी जेबों में, अपने लोगों की जेबों में वो जमा करवाए, जिसकी वजह से वो जेल में रहे और अब भी उनके ऊपर केस चल रहे हैं। आप क्या मुमकिन है कि थोड़े दिन में फिर दोबारा वो इस चक्कर में कोर्ट उनको वर्डिक्ट दे और वो दोबारा से उसके लिए जेल में जाएं, तो काहे बात कि वो विधायक रहेंगे। अब आप देखते रहिए, इस तरीके के जो लोग हैं वही लोग बौखलाए हुए हैं। आप ओखला में जाएं, सब शांति है, सब लोग वहां पर फेवर में जा रहे हैं, मगर ये कुछ लोग जिनको ये लग रहा है कि अगर ये वक्फ बिल पास हो गया तो, बल्कि पास हो गया क्या, पास तो वो कानून बन चुका है कि ये कानून जो है, इसके आने से अब हम जेलों में जाएंगे, हमारी पोल पट्टी खुलेगी, तो फिर ये जनता भी हमें फिर नकारना शुरू कर देगी, हमें हमारी औकात बताना शुरू कर देगी। तो वो लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, वो लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं, वही लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं इन धरनों प्रदर्शनों को। बाकी आम मुसलमान जो है, मेजॉरिटी मुसलमान जो है, वो जान चुका है। भाई अब आप देखें ना, उस जो नया वक्फ एक्ट आया है उसमें सुन्नी भी होगा, उसमें शिया भी होगा, उसमें पसमंदा भी होगा, उसमें महिलाएं भी होंगी, और उसमें जो गैर मुस्लिम रखे हैं उन्होंने, वो गैर मुस्लिम ऐसे नहीं है कि किसी चलते राहगीर को, गैर मुस्लिम को पकड़ के उस वक्फ बोर्ड में रख दिया जाएगा, बल्कि वो लोग रहेंगे जो डीएम होंगे, जो उस एरिया का कलेक्टर होगा, जो उस एरिया का कोई बड़ा समाज सेवी होगा। उन लोगों को इस वजह से रखा गया है कि जैसे एमपी होते हैं, कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर मुस्लिम एमपी आपको नहीं मिल पाएगा,
तो वहां पर जो हिंदू एमपी होंगे उनको लिया जाएगा। जब जनता चुनकर उनको सांसद भेज सकती है तो क्या वक्फ बोर्ड में अगर वो आ जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? और आपको मैं नीतीश भाई एक बात बताऊं कि वक्फ तो चलिए प्रॉपर्टी का मामला है, देश की ज़मीन है, ठीक है, वो वक्फ की ज़मीन है, मगर है तो हिंदुस्तान की ज़मीन, वो हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं है। मगर अगर आप देखें हज कमेटी के अंदर भी नॉन मुस्लिम मेंबर होते हैं। अगर आप देखें संजय सिंह उसमें मेंबर रहे, गौतम गंभीर दिल्ली की हज कमेटी में मेंबर रहे, और आज भी परवीन खंडेलवाल जो चांदनी चौक से सांसद हैं वो उसके मेंबर हैं। तो वो किसने कानून बनाया था? वो कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया था कि हज कमेटी में जो एमपी है, अगर वो उस एरिया का मुस्लिम नहीं है कोई एमपी उस राज्य में, तो वहाँ पर हिंदू एमपी उसमें आ सकता है। अगर कोई बड़ा अधिकारी इस लेवल का नहीं है कि मुस्लिम उसमें आए, तो वो हिंदू उसमें आ सकता है। तो जब हज जो प्योर रिलीजियस मामला है उसमें तो हिंदू कांग्रेस गवर्नमेंट ला सकती है, मगर वक्फ जो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर हिंदू आ जाए तो ये लोग देश के लोगों को भड़का रहे हैं। तो जनता को इनसे पूछना चाहिए कि साहब, जब आप हज में जो प्योर रिलीजियस मामला है उसमें हिंदू ला सकते हैं, उसमें हिंदू मेंबर हो सकता है, तो वक्फ बोर्ड में अगर मेंबर होगा तो उसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़काने के लिए कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन में ही आप देखना, जब जनता और ख़ास तौर से जो गरीब मुसलमान इस वक्फ बिल को समझ जाएगा तो वो इनके जूते मारेगा कि ये बिल तो हमारे बेनिफिट के लिए था, हमारे नुकसान के लिए नहीं था, तुम इसका विरोध क्यों कर रहे थे? ठीक है।